और अब खबरें अभी तक के साथ जुड़ेंगे हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा, और उनसे हम बात करेंगे। बहुत से अहम सवाल हैं जो इस वक्त उठ रहे हैं, जिनका जवाब उनसे जानने की कोशिश करेंगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा खुद भी कोरोना से संक्रमित रहे और उस चुनौती से उन्होंने किस तरह से पार पाई और किस तरह के हालात उनके सामने आए, और फिलहाल किस तरह की चीजें वो प्रदेश में देख रहे हैं, प्रदेश की राजनीति में देख रहे हैं और इस कोरोना काल में देख रहे हैं। तमाम सवालों का जवाब उनसे लेंगे। हमारे साथ जुड़ चुके हैं हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री, नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबरें अभी तक पर। जी सर, किस तरह से अभी जो वक्त चल रहा है, कोरोना का संकट काल चल रहा है और आपके सामने भी ये मुश्किल आई थी, आप खुद इससे पीड़ित रहे, किस तरह का इस वक्त जो दौर था वो गुजरा आपके लिए, आपके परिवार के लिए? किस तरह की चीजें आपके सामने आई, जो चुनौतियां थी उनसे किस तरह से आपने पार पाई? क्या कुछ महसूस हुआ इस दौरान जब आप खुद को देखते थे और जो समाज में, देश में, प्रदेश में चल रहा था? देखिए, कोरोना संक्रमण से प्रदेश के लाखों लोग प्रभावित हुए और जिसमें मेरी पत्नी, मेरा पुत्र, मेरा भाई, मेरी भाभी, मेरे भतीजे समेत परिवार के कई सदस्य भी प्रभावित हुए। सबसे पहले जो प्रदेश के या देश के लोग ऐसे समय पर जिनकी मृत्यु हुई कोरोना की वजह से, तो श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और निश्चित तौर पर ऐसा हुआ, व्यक्तिगत तौर पर भी कोरोना के मामूली लक्षण पता लगते ही मैं हॉस्पिटल में चला गया। देखिए, कहीं ना कहीं जो कोरोना प्रोटोकॉल था वहां से कहीं ना कहीं लापरवाही हमारे से हुई, और मेरा इसी वास्ते हरियाणा के लोगों को ये आग्रह है कि भाई जो भी प्रोटोकॉल हो उसको जी को लागू करें। खास तौर पे ग्रामीण मेरे भाइयों को जिस तरह बैठ के इकट्ठा खा पीते हैं, खाना पिए, ताश खेलें, लापरवाही से दिखे। मेरे को अपनी शारीरिक जो कष्ट था उसकी चिंता नहीं थी, उससे ज्यादा मानसिक जो मेरे को जो मेरे हरियाणा के परी थी, उनको समय पर दवाई नहीं मिल रही थी या बिस्तर नहीं मिल रहे थे, या उपचार में जो उनको झेलना पड़ रहा था, उसके ज्यादा मेरे पर मानसिक दबाव था। हाँ, मैंने प्रयास किया, टेलीफोन पे सांत्वना भी दी, उनका हौसला भी बढ़ाया और सहभागिता भी किया, उनको आशावंतित किया। तो लेकिन बहुत सारे लोग हुड्डा साहब, इस दौरान आपने जिस तरह से आप जिक्र कर रहे हैं कि बहुत सारे लोग ऑक्सीजन न मिलने की वजह से, इलाज न मिलने की वजह से परेशान हुए, बहुत से लोगों की मौत भी हुई, और लेकिन सरकार का इस दौरान यह कहना था कि हम कोरोना से निपटने का हर मुमकिन कदम उठा रहे हैं। इस पर आपका क्या कहना है? सरकार का कहना था कि जो कदम उठाने चाहिए हमने वो कदम उठाया है। दोषारोपण या सरकार की आलोचना करने का समय नहीं है जी। ये तो सबको मिलकर लड़ने का समय है। लेकिन ये सत्य है कि ऑक्सीजन की कमी से और समुचित इलाज न मिलने के कारण बहुत सारे लोगों की असमय मृत्यु हुई है, और इनका शुरू से ज्ञान आता रहा, और आप कभी भी देखें कि ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं, जबकि हरियाणा अपना पूरा कोटा भी उठाता। लेकिन ये कोई आलोचना का समय नहीं है, तो सबको मिलकर लड़ना खाली सरकार की या विपक्ष की जिम्मेवारी नहीं है, खाली राजनेताओं की जिम्मेवारी नहीं है, ये सबकी आप लोगों की भी है जी। और मैं बार बार उनको जो फ्रंट वर्कर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल हैं, सफाई कर्मचारी हैं, नर्सेज हैं, जो आपके जो हॉस्पिटल में काम करते हैं, उनका हार्दिक बधाई और धन्यवाद देता हूं। जिस प्रकार दिन रात में खुद स्वयं अस्पताल में देख के आया, एक एक नर्स
मतलब 40-40 घंटे तक ड्यूटी दे रही थी। ये कोई आसान काम नहीं, इसीलिए उनकी जो है उनको जरूर उनका जो हौसला बढ़ाना चाहिए। इसमें कोई शक नहीं कि हमारे डॉक्टर्स, मेडिकल स्टाफ, सफाई कर्मचारी, स्वास्थ्य कर्मचारी, बहुत सारे लोगों ने, हमारे अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, उन्होंने भी अपनी जान जोखिम में डालकर काम किया है। हुड्डा साहब, एक चीज और है कि आपने बहुत सारे सुझाव दिए, पत्र लिखे सरकार को, तो उन पत्रों पर जो सुझाव आपकी तरफ से दिए गए थे उस पर कुछ अमल हुआ, संज्ञान में लिए गए, संजीदगी से लिए गए आपके सुझावों को, आपके पत्रों को? देखिए, ये तो वही बता सकते हैं, संज्ञान में लेना हमारा काम है, सरकार तक बात पहुंचाने का जो हमने महसूस किया। और मैं समझता हूँ संज्ञान में भी लिए होंगे, प्रयास भी करे होंगे उन्होंने, लेकिन जो पहला कोरोना हुआ था जी, उसके और आज के बीच में 1 साल में हमारे को बहुत और मौका मिला था। बिल्कुल। अगर सरकार ये बता सके इस कार्यकाल में कितने तो हॉस्पिटल बनाए, कितने डॉक्टर भर्ती करे, कितने जो है नर्सेज भर्ती करी, कितने पैरा मेडिकल स्टाफ भर्ती किया, कुछ क्या प्रयास किए। लेकिन जैसे मैंने कहा, अब इन बातों का समय नहीं है, तो समय पे आएगी जब बात करेंगे। अब तो सबको मिलने का, अब तो लोगों को जागरूक करने के समय है, सबको मिलकर। क्योंकि गांव में जो है जिस प्रकार से मृत्यु हो रही है कोरोना से, उनके आंकड़े सही नहीं आ रहे हैं। क्योंकि मेरे हर गांव से मेरे पास टेलीफोन आते हैं। बड़े बड़े गांव में कोई गांव ऐसा नहीं बचा जहां 40 या 50 की मृत्यु नहीं हुई। जाके आप टटौली में पता करें, आप मुंडाल में पता करें, और कितने गांव का नाम मैं बता सकता हूं। क्योंकि वो लोग, खाली सरकार के लोग भी इस बात को अपना टेस्ट नहीं करा रहे, क्योंकि एक भ्रम फैलाया गया कि भाई जो अस्पताल में जाएगा वो नहीं आएगा, बॉडी नहीं मिलेगी, इस किस्म का। उसको लोगों को चेतना हमारे को देनी है कि सब अपना टेस्ट कराएं, खासतौर पे ग्रामीण अंचल में। लेकिन हुड्डा साहब, इसको लेकर आप तो फिलहाल कह रहे हैं कि, और ये अच्छी बात है विपक्ष की भूमिका के लिहाज से, कि राजनीति करने का वक्त नहीं है, सहयोग करने का वक्त है। लेकिन इसके अलावा हो भी रही राजनीति। बीजेपी के बहुत से नेताओं ने राष्ट्रीय स्तर पर भी ये कहा कि कांग्रेस इस दौरान भी सियासत कर रही है। बहुत से सवाल उठे कि कोरोना के काल में सरकार को घेरने का अनुचित प्रयास किया जा रहा है, सरकार को घेरने का प्रयास किया जा रहा है बेवजह। सरकार के एक टूल किट वाला मुद्दा चलता रहा, आपने भी उसको देखा, तो बहुत सारी चीजों को लेकर। देखिए, कांग्रेस की ना संस्कृति है, ना सरकार, कांग्रेस की ऐसी संस्कृति नहीं है, ना हमारे संस्कार है। मैं एक क्या नाम जो है, फ्रीडम फाइटर फैमिली से हूं, जिन्होंने देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी है। और इस देश के हर व्यक्ति का जो है अच्छा रहे, उनके जो कोई आपदा आई हुई है, इसका राजनीतिक लाभ उठाने के लिए नहीं है। हम सब मिलकर उनको बचाने का लिए प्रयास करना चाहिए, और कोई भी ऐसी राजनीतिक लाभ उठाने की बात नहीं है। हाँ, जो कमी दिखाई देगी उसका जरूर हम बताएंगे, ताकि सरकार भी उसका प्रयास करे, हम भी प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा, ये खाली सरकार की या विपक्ष की या राजनेताओं की जिम्मेवारी नहीं है, ये हर व्यक्ति की जिम्मेवारी बनती है कि वो इस जो भी थोड़ा समझदार व्यक्ति है, इस प्रकार से चेतना उठाए, वो अपने आप को बचाएं। गांव वालों से भी यही है, भाई एक तुम ताश मत खेलो, लेकिन इस दौरान मत पियो, जी पालन जी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, इस दौरान आपने देखा कि किसानों का आंदोलन चल रहा है, और हिसार में भी बहुत सारे किसान इकट्ठा हुए। उनका कहना था कि भाई हम अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन ऐसे वक्त में इतनी ज्यादा भीड़ इकट्ठा करना, इसको आप किस तरह से देखते हैं? जो किसानों का प्रदर्शन है, क्या आप फिलहाल इसका समर्थन कर रहे हैं? जो फिलहाल का वक्त चल रहा है, पहले से तो आप समर्थन कर रहे हैं किसानों की मांगों का, लेकिन कोरोना काल में इस तरह के कदमों को लेकर आप क्या कहेंगे? मुख्यमंत्री को खुला पत्र भी लिखा था, और कई बार मैं लेख भी लिखे हैं कि भाई ये जो किसान हैं बैठे हैं, ये हरियाणा की भूमि पर है जी। सबसे ज्यादा जिम्मेवारी हमारी है कि आज सवाल कृषि का नहीं है, आज कोरोना से लड़ाई लड़ने का है। ये बैठे हैं, इनसे बातचीत करके इनका सम्मानपूर्वक जो है समाधान करो। जब संक्रमण जो है ना, ये कोरोना की लड़ाई के लिए बड़ा जरूरी है। पिछली बार कोरोना आया,
हरियाणा सरकार ने सारे किसानों से वो कही कि 5-5 किलो जो है वो अनाज दो, आप सबने दिया, खुश होकर दिया। तो आज बातचीत करके, जिम्मेवारी है, क्यों नहीं उसे बातचीत करके समाधान, उनका सम्मानपूर्वक समाधान निकालना चाहिए। आपको मालूम है कि किसान लगातार बीजेपी और जेजेपी के नेताओं का विरोध कर रहे हैं। कोई भी नेता अगर कहीं पर जाता है तो उसका विरोध किया जाता है, उनको किसी गांव में या शहर में आने नहीं दिया जाता। और अभी तो जींद में तो यह फैसला तक ले लिया गया कि बीजेपी और जेजेपी के नेताओं से और उनके परिवारों से किसान अपने बच्चों का रिश्ता नहीं करेंगे। इस पर आप क्या कहेंगे? मैं बार बार वही कह रहा हूं, इनसे बातचीत करके सम्मान पूर्वक समाधान निकाले, उकसाने का कोई कदम ना उठाएं। अब देखिए, वर्चुअल उससे सारे अस्पतालों का उद्घाटन हो रहा था। हिसार में जाकर एक अधूरे अस्पताल का करने के लिए स्वयं आप देखें, इतनी भीड़ इकट्ठी करने की क्या जरूरत थी? जबकि किसान कह रहे थे, तो वहां लाठी चलाने की, लाठी चार्ज क्या जरूरत थी? मुख्यमंत्री जी वहां जा चुके थे, तो बाद में आश्वासन दे दिया कि भाई मुकदमे नहीं दर्ज होंगे, फिर मुकर गए, कल फिर फैसला हो गया। तो किसी को भी ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए, उठाने का, बल्कि उनसे बातचीत करके सम्मानपूर्वक समाधान निकालने का प्रयास करना चाहिए, सरकार को भी, सबको। हुड्डा साहब, आने वाला जो वक्त होगा, आने वाले वक्त में जब ये जो मुद्दे रहे, कोरोना काल के मुद्दे रहे, बहुत सारी कमियां थी, बहुत सारी खूबियां थी, अच्छाइयां थी, सब कुछ था, ये चीजें, इस पर बात होगी, या फिर किसान आंदोलन, तो क्या आने वाले वक्त में जब भी चुनाव होंगे, चाहे वो प्रदेश में हो या किसी और प्रदेश में हो, तो क्या ये मुद्दे हावी रहेंगे? क्या ये चीजें अब नजर आएंगी लोगों को तो कि उनको किन मुद्दों पर बात करनी चाहिए, किन मुद्दों पर चुनाव लड़ने चाहिए, या फिर वही धर्म और जात के हिसाब से ही चुनाव होंगे? देखिए, कोरोना ऐसी बीमारी है जिनको इकट्ठा होकर लड़ना पड़ा। मैं बता चुका हूं आपको, मैं एक स्वतंत्र सेनानी परिवार से हूं जी। जब हमारे दादा या पिताजी लड़ाई लड़ रहे थे तो कोई एक जात के लिए, एक धर्म के लिए, एक उसके लिए नहीं लड़ रहे थे, पूरे देश के लिए लड़ रहे थे। तो आज भी वही है, कोरोना कोई जात देख के या उस पे नहीं है आता। कोरोना से बचाव को तो हर व्यक्ति की वो है, हर व्यक्ति को सुरक्षित रहना चाहिए, भावनात्मक शोषण नहीं करना चाहिए किसी का भी। आज बंटवारा और अपनी स्वास्थ्य सिद्धि के लिए कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए। मेरा सवाल हुड्डा साहब ये था, मैं जो आप कह रहे हैं कि जैसे हम देखते रहे अभी तक, जो हमारे यहाँ चुनाव हुए, राजनीति हुई, उसमें जात धर्म का बहुत बड़ा एक रोल रहता है, उस पर ज्यादातर बातें होती हैं। लेकिन जब आने वाले वक्त में कभी चुनाव होंगे तो क्या लोग ये एहसास करेंगे कि हमें स्वास्थ्य सेवाओं पर, मुद्दों पर बात करनी है, शिक्षा के मुद्दे पर बात करनी है, हमें किसानों के मुद्दे पर बात करनी है? ये हावी रहेंगे चुनावों में? अब जो है संकट का समय है जी, इस पीड़ा को सबने साझा झेलना है, समझे नहीं आप? इसमें धर्म जात और उसकी कहां सवाल आ गया ना, कोई इस किस्म की सोच होनी चाहिए। आज मैंने बताया, मैं तो एक ऐसे परिवार से, ऐसे संस्कार नहीं है, हमारी पार्टी की ऐसी संस्कृति नहीं है कि भाई आएगा, राजनीति का समय होगा, जो कमियां हैं सरकार में उसके समय उजागर होगी, जो आज है वो बाद में करेंगे। आज तो सबको मिलकर, और खाली सरकार को नहीं, हर व्यक्ति को, जैसे मैंने कहा, मिलकर इस कोरोना से लड़ना चाहिए। ये मानवता के लिए खतरा है। क्या विपक्ष अपनी भूमिका इस संकट काल में उस तरह निभा पाया है, निभा रहा है, जिस तरह से पब्लिक की फिक्र करते हुए निभानी चाहिए, या सिर्फ ये बातें हैं? पब्लिक से जाने कौन कर रहा है, सभी कर रहे हैं। हमने विधायक दल की मीटिंग बुलाई, सारे विधायकों को हिदायतें दी हमने, और वो कर रहे हैं। कहीं भी किसको तकलीफ हो, एक ही सांसद हमारी पार्टी से विपक्ष में, यहाँ हरियाणा में दीपेंद्र जो है कितना काम कर रहा है, हमारा कोई कितने सैकड़ों, हालांकि मैंने कहा कि भाई ये पीड़ा हुई, इतने लोग गए, सबको सबसे पहले तो जो लोग चले गए ऐसे समय पर उनको श्रद्धांजलि है। और मेरे मानसिक तौर पे ये बड़ी पीड़ा मेरे को है कि जो लोग जिनको दवाई नहीं मिली या समय पे उपचार नहीं हुआ, वो असमय पर उनकी मृत्यु हुई। तो इस वास्ते हमारा पूरा प्रयास है विपक्ष का, और खाली विपक्ष का क्यों, सबका होना चाहिए इसमें। हमने पूरा प्रयास किया है। हाँ, कोई अगर हमारे उसमें जो लोगों की मदद कर रहे हैं
उसमें कोई राजनीतिक से तोलता है तो उनकी सोच होगी वो। भूपेंद्र हुड्डा जी, आप जो बात कर रहे हैं इस वक्त बहुत जिम्मेदारी के साथ कर रहे हैं कि विपक्ष इस वक्त आप पूरी कोशिश कर रहे हैं कि सरकार को किसी तरह से इस वक्त आप आलोचना नहीं करना चाहते, और आप ये भी कह रहे हैं कि जब वक्त आएगा तो करेंगे। लेकिन एक सवाल इस दौरान चर्चाओं में रहा, वो जनता के बीच में भी रहा, राजनेताओं में भी रहा, कि जो स्वास्थ्य सेवाओं में कमी थी इसके लिए जिम्मेदार किसको माना जाए। कहीं ना कहीं से ये बातें आई कि पिछली सरकारों पर इसका ठीकरा फोड़ा गया, फिर पिछली सरकारों के जो नेता थे उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार ने क्या कुछ किया, 1 साल में क्या कुछ किया, 6-7 साल में क्या कुछ किया। देखिए, सवाल इस बात का नहीं है, मैं उनमें से नहीं हूं खाली दोषारोपण करें। सभी जो सत्ताधीन सरकारें रही उनके द्वारा विभिन्न कारणों के स्वास्थ्य सेवाओं में प्राथमिकता देने का जो है अभाव रहा, इसमें कोई मेरे को संकोच नहीं है कहते हुए। लेकिन ऐसी महामारी आएगी ऐसा होगा किसी को मालूम नहीं था, लेकिन पिछली आई जब पता लग गया था, और ये एक भी वार्निंग दी गई थी कि दूसरी लहर भी आएगी, अब कह रहे हैं तीसरी लहर की भी आशंका है। तो इस बीच दौरान हमने क्या किया, इस बात का तो सवाल सरकार बताएगी जी। जो मौजूदा सरकार वो बताएगी। ऐसे में अब जाहिर सी बात है कि इससे बचने के लिए लॉकडाउन जैसे कदम उठाए गए और एक हफ्ते का बढ़ाया गया, जाहिर सी बात है कि उससे आर्थिक स्थिति पर फर्क पड़ता है। किस तरह के कदम, क्योंकि आप भी मुख्यमंत्री रहे हैं, कई बार रहे हैं, तो किस तरह के कदम उन वर्गों की मदद के लिए और मजबूती से उठने चाहिए जो इस वक्त जरूरी हैं, ताकि किसी को रोजगार के हिसाब से या अपने जीवन यापन के हिसाब से फिलहाल के कुछ दिनों के लिए दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हालांकि सरकार कह रही है कि हमने सब कुछ नजर में रखा हुआ है, सब कुछ नजर में रखा, लेकिन आज इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसे मैंने कहा दोषारोपण का सवाल, लेकिन बेरोजगारी में आज नंबर 1 है पूरे देश में हरियाणा। और जो मतलब वर्ग हैं, तो सरकार को तो हर वर्ग की मदद करनी चाहिए। सबसे पहले तो जो जैसे मैंने कहा डॉक्टर हैं, नर्सेज हैं, और जो पैरा मेडिकल वर्कर्स हैं, सफाई कर्मचारी हैं, उनको प्रोत्साहन करना चाहिए, जो वायदा किया था पूरा करना चाहिए। उनको जो ओवर टाइम जो भी उनकी मदद कर सकते हैं वो करनी चाहिए, और उनकी इंश्योरेंस करानी चाहिए। मैंने पत्र में भी लिखा था कम से कम इनकी 50-50 लाख की और डॉक्टरों की 1-1 करोड़ की इंश्योरेंस सरकार कराए, ताकि उनका हौसला बढ़े, काम कर सके। वहां पे 40-40 घंटे ड्यूटी दे रहे हैं। तो बहुत सारे सुझाव हैं सरकार को, मैंने दिए भी थे, और आपके अखबारों में लेख भी मेरे छपे हैं, और भी मैं लिखूंगा, और आप भी कभी पूछेंगे तो मैं बताऊंगा। तो अब सबको मिलजुल कर लड़ना है इस लड़ाई से। एक और बात है, क्योंकि आप इस वक्त भी एक बड़ी जिम्मेदारी निभा रहे हैं नेता विपक्ष के रूप में। आप खुद भी अस्पताल में भर्ती रहे, कोरोना से पीड़ित हो गए थे, परिवार के लोग भी हुए थे, और ये शुक्र है कि आप लोग सब ठीक हैं। इस वक्त आयुर्वेद और एलोपैथ को लेकर भी एक चर्चा चल रही है, इस पर आपका क्या कहना है? कि आप खुद योगा भी करते हैं जहां तक मुझे मालूम है, लेकिन किस तरह से हम देखें इस तरह की चर्चाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है, चाहे वो बाबा रामदेव की तरफ से कुछ कहा जाए या डॉक्टर्स की तरफ से कुछ कहा जाए, इस पर आपका क्या कहना है? योगा तो भाई मेरा दादा भी करता था, मेरे पिताजी भी करते थे, नई चीज तो है नहीं। योगा तो पतंजलि के टाइम से और उससे पहले हमारी पीढ़ियां करती रही जी। उसका अपना स्थान है, आयुर्वेद का अपना स्थान है, और एलोपैथी का अपना स्थान है। सब उपचार के लिए है। इस लड़ाई में तो सबको मिलकर लड़ना चाहिए, जिसका जहां भी लाभ दिखाई दे। एक और सवाल कि अब जाहिर सी बात है कि हम सभी को उम्मीद है और हम सभी की दुआ भी है कि इस मुश्किल वक्त से हम बाहर निकलेंगे, लेकिन इस वक्त एक और बीमारी आ गई है, ब्लैक फंगस, और आप भी उससे वाकिफ हैं। बहुत से लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं हरियाणा में। इसको लेकर भी बहुत सी दवाइयों की कालाबाजारी हो रही है। इसको कंट्रोल करने के लिए सरकार कदम उठा रही है, लेकिन आपकी तरफ से किस तरह के सुझाव हैं? खुद आपकी पार्टी के जो विधायक हैं कुलदीप वत्स, वो भी इससे संक्रमित हो चुके हैं, अस्पताल में भर्ती हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इस बीमारी को भी आरोग्य आयुष्मान भारत योजना में डाल देना चाहिए, कोरोना इन चीजों को। हाँ, कहीं ब्लैक फंगस आ रहा है, कहीं व्हाइट फंगस आ रहा है, यूपी में येलो फंगस आ गया, वो और भी खतरनाक है। तो इनके जो इलाज के लिए दवाइयां पहले से ही सरकार को खरीद के अपने उसमें रखनी चाहिए, ताकि इसी प्रकार से प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन हो। उसके लिए मैं सुझाव दे चुका हूं।
एक जो वर्किंग ग्रुप बनाना चाहिए, कोई एक व्यक्ति पे नहीं मैं जिम्मेवारी लूँ या करूँ, एक वर्किंग ग्रुप हो उसमें, ताकि ये कोर्टों में भी जाते हैं मामले, उसमें न्यायाधीश भी हो, उसमें अधिकारी भी हो, उसमें समाज सेवी भी हो, वो करके एक वर्किंग ग्रुप बनाए, उसकी जिम्मेवारी फिक्स करें और उनको पूरी आजादी दें जी, ताकि वो दवाई का पूरा प्रबंध करें। भूपेंद्र हुड्डा जी, एक आखिरी सवाल, अब जाहिर सी बात है कि आने वाला वक्त होगा, 3 साल बाद, तकरीबन 3 साल बाद चुनाव फिर से होंगे, तो ये जो मुद्दे इस दौरान रहे हैं हावी, कोरोना के, किसान के, आपके लिए इन मुद्दों के हिसाब से चुनाव में और आसानी पैदा हो जाएगी? देखिए, वो उस समय पर बात करेंगे, आज समय सिर्फ ये है कोरोना से लड़ने का जी, ना और चर्चा करने का। आज अरे कोई बचेंगे, कौन रहेगा, क्या होगा, वो बात की बात है। आज तो ये जो महामारी आई हुई है, सारी दुनिया इससे लड़ रही है। देखिए, बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां के पॉपुलेशन के वैक्सीनेशन हो चुका है 50% लोगों का, कहीं 60% लोगों का, हमारे यहाँ 2% का हुआ है। सबसे बड़ा देश है। अब तो वैक्सीनेशन लगवाओ और गांव में, खास तौर पे ग्रामीण इलाके में चेतना दो। अब लोग घबरा रहे हैं, ना वैक्सीनेशन के लिए बाहर आते हैं ना वो हैं, क्योंकि उनको एक दुष्प्रचार हो गया कि भाई जो जाएगा वो हॉस्पिटल में जाएगा, वो बचेगा नहीं और वो उसकी डेड बॉडी भी नहीं देंगे, और वहाँ मेडिकल सर्विसेज भी कम नहीं है, आंकड़े छुपाए जा रहे हैं। इसके लिए इस अफवाह के लिए, इस दुष्प्रचार के लिए जिम्मेदार किसको माना जाए, और साथ ही सरकार के कोरोना काल में किए गए कामकाज को आप किस तरह से आंकते हैं, कितने नंबर देते हैं सर? लेट मी फिनिश इट। जब आप बात करना तो सरकार से भी ये है, लोगों से भी ये मेरा ये है कि भाई इसमें कोई झिझकने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा लक्षण, जैसे मेरे से कहीं मैं चूक हुई तो मैं हॉस्पिटल में जाना पड़ा, थोड़ा लक्षण बच गया, थोड़ा लक्षण दिखते ही फौरन डॉक्टर को मिले। और सरकार से ये है कि आंकड़े फज ना करें, आंकड़े छुपाने से इलाज नहीं होगा। सर, आपको लगता है कि आंकड़े छुपाए जा रहे हैं इस वक्त? आंकड़े छुपाए जा रहे हैं कोरोना के और मौतों के, मरीजों के, इस वक्त लग रहा है आपको? हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं। किसी गांव में टेलीफोन को, मेरे पास कितने टेलीफोन आते हैं, वो गांव नहीं बचा है कि जहां, अब 48 गांव का सर्वे किया है, उसमें कुछ कह रहे, तो उससे तो काम नहीं चलेगा ना। कोई गांव ऐसा नहीं बचा जो कहते हैं बड़े गांव का 40 मर गए, 50 रख में, उसमें 90-95% आदमी कोरोना से मरे, में कोई इसकी दो राय नहीं है। तो उसकी जांच क्यों, उसको कोई जांच तो है नहीं, कोई मरने के बाद तो जांच हो नहीं सकती है कि ये कोरोना से हुई है, कैसे हुई है। वो तो जब होगा जब का टेस्ट सबका करा देंगे। क्या जब प्रोटोकॉल में करो कि 100% टेस्ट कराओ, इतना प्रावधान करो, गांव में जाओ, चेतना सिखाओ उनको, उनका जो गांव में भ्रम फैला हो उसको निकालो, उसमें सभी को प्रचार करना चाहिए, खाली सरकार का नहीं, हम भी कर रहे हैं। मैंने तो सब विधायकों को भी ये कहा, लेख भी लिखे हैं, अखबार द्वारा भी, कोई टेलीविजन पे भी आता है, उसको ये कहता हूं भाई तुम घबराओ मत, टेस्ट कराओ और जो ताश खेलना छोड़ो, हुक्का पीना छोड़ो, प्रोटोकॉल को मानो। ठीक है, बहुत शुक्रिया भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, खबरें अभी तक के साथ जुड़ने के लिए और तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा हमारे साथ जुड़े हुए थे। जितने सवाल थे, चाहे वो कोरोना काल के दौरान उत्पन्न होने वाले सवाल हों, किसान आंदोलन के हों, या फिर वैक्सीनेशन को लेकर हो, ब्लैक फंगस को लेकर हो, हमारी कोशिश थी, क्योंकि इस वक्त वो हरियाणा में नेता विपक्ष हैं और विपक्ष की भूमिका किस तरह की रही है। तो बार बार भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये कह रहे थे कि हम इस वक्त आलोचना नहीं कर रहे, लेकिन हां, जहां जरूरत होगी सरकार से सवाल भी किए जाएंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो पेज को लाइक और शेयर करें, और इसी तरह की हर वीडियो सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।